मित्रों नमस्कार। चुनाव के दौरान चुनाव की घोषणा के दौरान एक सी वोटर का एबीपी न्यूज के साथ सर्वे आया है। सर्वे में यह कहा गया है कि महाराष्ट्र में 27% लोग मोदी जी के काम से कम संतुष्ट हैं और 28% लोग असंतुष्ट हैं और 2% ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसका पूरा इनको तीनों को एक साथ जोड़ लिया जाए तो मामला 57% का ठहरता है। एबीपी की पंच लाइन होती है कि मोदी जी को महाराष्ट्र लोग पसंद करते हैं। जब 57% लोग मोदी के काम से संतुष्ट नहीं हैं, कम संतुष्ट हैं और 43% ही संतुष्ट हैं, तो पंचलाइन क्या होना चाहिए? पंचलाइन होना चाहिए कि मोदी को महाराष्ट्र में मोदी के काम से महज 43% लोग महाराष्ट्र में संतुष्ट हैं। ये मीडिया जगत का एक विद्रूप है, विद्रूप सच है। इसे अगर इन शब्दों में कहा जाए कि नंगा सच है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अंदर क्या है और सामने चैनल सरकार के इशारे पर क्या परोस रहे हैं। अगर यही बात पश्चिम बंगाल के संदर्भ में की जाए, महाराष्ट्र के संदर्भ में की जाए, बंगाल के संदर्भ में की जाए, आंध्र प्रदेश के संदर्भ में की जाए, अब हम बात करते हैं देश में 543 लोकसभा सीट है। 543 लोकसभा सीटों में से लगभग 244 सीटों पर सीधा मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, राजस्थान शामिल है, गुजरात शामिल है, हिमाचल शामिल है, उत्तराखंड शामिल है, झारखंड शामिल है, दिल्ली शामिल है और लगभग 280 से 90 सीटों पर लोग बहुकोणीय संघर्ष की बात कर रहे हैं। बहुकोणीय संघर्ष नहीं, त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, उड़ीसा की 20 सीटों पर स्थितियां सामने आ रही हैं, जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, जिसमें 10 सीटों वाला हरियाणा भी शामिल है। त्रिकोणीय संघर्ष में जो दल सामने हैं, उन दलों की अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से लगभग 15 से 20 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की स्थिति में है। एक तीसरा मोर्चा सामने आया है, जिसमें पल्लवी पटेल शामिल है, कमेरा दल की, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसके साथ ही बात करें तो एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शामिल है। ये तीसरा मोर्चा है। यही स्थिति बंगाल में है। बंगाल में सीपीआईएम, कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। बहुकोणीय संघर्ष की स्थिति मात्र तमिलनाडु में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। त्रिकोणीय संघर्ष में आंध्र प्रदेश भी शामिल है, तेलंगाना भी शामिल है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, ये 3 दल हैं। अगर इधर आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, तो तीसरा कोण जो है वो जनसेना, बीजेपी और उनका है, टीडीपी का। तेलंगाना में जहां से 4 एमपी पिछली बार मिले थे, वहां भी त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। कांग्रेस है, बीजेपी है और बीआरएस है, और चौथा कोई ऐसा दल नहीं है जिसकी गिनती की जाए
केवल हैदराबाद को छोड़ दें तो जहां AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मुकाबले में होंगे। कुल मिलाकर पूरा परिदृश्य लोकसभा चुनाव का ये साफ दिखाई दे रहा है कि आधी सीटों पर सीधा संघर्ष, लगभग 170 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष और बाकी बची सीटों पर बहुकोणीय संघर्ष। उत्तर प्रदेश के परिणामों पर बात करें तो पिछली बार मेनका गांधी सुल्तानपुर से 13,000 वोटों से जीती थी। 2019 की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों का आकलन करें तो जब मेनका गांधी आंधी में 13,000 वोट से जीतती हैं और अब परिस्थितियां क्या है। लगातार 10 साल में मोदी जी सत्ता में हैं। वादा अगर 2014 से देखें और 2024 में खड़े हो, 10 साल का समय हो गया। बेरोजगारों की स्थिति क्या रही? 2 करोड़ रोजगारों को टोटल स्तर पर काउंट कर लिया जाए तो नतीजा 20 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। जिनकी आयु उस समय 18 साल थी, आज वो 28 साल के हैं। जिनकी आयु 19 साल थी, वो आज 29 साल के हैं। जो उस समय 30 के थे, 20 के थे, वो 30 के हैं। 21 के थे, वो 31 के हैं। जो तबका मोदी जी के घोषणाओं से, सपनों से, वादों से, जुमलों से प्रभावित होकर 2024 और 2019 में मतदान कर चुका है, उसकी स्थिति आज ये है कि उसकी आयु 25 साल से लेके और 35 साल के बीच है। ये वर्कफोर्स कहलाता है और वर्कफोर्स के लिए कितने रोजगार मिले हैं ये हम सबके सामने है। लगातार आउटसोर्स के कर्मचारियों का विस्तार होता जा रहा है। कंपनियां आउटसोर्स ठेकेदारों के माध्यम से काम करा रही हैं। किसी भी कंपनी में सीधी नियुक्ति का प्रतिशत मुश्किल से 40% रह गया है। 60% काम कंपनियां ठेकेदारों से कराती हैं। यही स्थिति PSU की है। यही स्थिति नगरीय निकायों की है। नगरीय निकायों में ग्वालियर में लगभग 6,500 कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से है। अगर जीवाजी विश्वविद्यालय की बात करें, अगर हम नगर की बात कर रहे हैं तो जीवाजी विश्वविद्यालय में लगभग 600 आदमी आउटसोर्स से है। 600 कर्मचारी आउटसोर्स से हैं। विद्युत विभाग की बात करें तो बड़े स्तर पर यहां भी आउटसोर्स से कर्मचारी काम कर रहे हैं। देश में शोर है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। रोजगार कौन सा, कैसा रोजगार? आउटसोर्स रोजगार। देश में मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, आउटसोर्स रोजगार बढ़ा है। आउटसोर्स रोजगार बढ़ा है। आउटसोर्स रोजगार भाई साहब है। रोजगार नहीं बढ़े। रोजगार के अवसर, जिसे कहा जाए बेरोजगारी से ज्यादा अर्ध बेरोजगारी खतरनाक है। इसमें अर्ध बेरोजगारी का आलम है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं उन सर्वेयों का अंदरूनी तौर पर आकलन किया जाए तो सी वोटर के महाराष्ट्र पर जो सर्वे आया है वही स्थिति है। यही स्थिति राजस्थान पर हुआ है। राजस्थान में भी जो सर्वे आया है उसका भी हाल यही है। उसमें भी जो प्रतिशत कम है उसे हेडलाइन बना दिया जाता है और जो असलियत है, क्योंकि 4 श्रेणियां होती हैं किसी भी व्यक्ति के आकलन करने की, कामकाज के आकलन करने की। पहला काम असंतुष्ट, कम संतुष्ट और जवाब हमें नहीं मालूम। ये 3 श्रेणी। चौथी श्रेणी होती है संतुष्ट की। संतुष्ट किसी भी, चाहे वो सी वोटर का सर्वे हो, चाहे चाणक्य का सर्वे हो, चाहे आज तक का कोई सर्वे हो, सारे सर्वे में स्थिति यह है कि असंतुष्ट, कम संतुष्ट और हमें मालूम नहीं का आंकड़ा जिस प्रकार महाराष्ट्र में 57 सामने आया है इसके जोड़, इसी तरह और प्रदेशों में भी मामला 65 तक जा रहा है। संतुष्ट लोगों की संख्या 33 से 35% है। आपको बता दें कि देश में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे 10 करोड़
सदस्य हैं। तो मतदाताओं में 92 करोड़ मतदाता इस देश में हैं। 10 करोड़ का मतलब 12%, और 12% लोग तो मोदी जी की बात करेंगे। 12% लोग मोदी जी की बात करेंगे, तो महज फिर मोदी जी की बात 12% करेंगे। अब उनके परिजनों को जोड़ लिया जाए तो एक के 4 परिजन भी जोड़ दिया जाए तो मामला कहां जाएगा? 48, 12 चौक 48, 48 करोड़ लोग देश में बात करेंगे। उसमें कुछ नौजवान होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे और कुछ बच्चे होंगे। अगर बच्चों को घटा दिया जाए तो मामला सीधे 20-22 करोड़ पर आता है। इतने लोग जो पार्टी से सीधे जुड़े हैं, जिनको पार्टी की सुविधाएं मिल रही हैं, जिनको पार्टी से लाभ हो रहा है, वही लोग सर्वे में बताते हैं कि हम मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं। और जो लोग ना पार्टी से जुड़े हैं, ना किसी पार्टी का हिस्सा है, ना उनका राजनीति से लेना देना है, वो लोग कहते हैं कि हम मोदी जी के काम से संतुष्ट नहीं हैं, हम मोदी जी के काम से असंतुष्ट हैं, या हमें पता नहीं है। और ये सारे सर्वे केवल शहरी क्षेत्र में किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर सीधे सीधे सर्वे करा लिया जाए तो मामला 80% लोग सर्वे में ये कहते नजर आएंगे कि महंगाई बढ़ी है। 460 रुपए का सिलेंडर 2 बार मूल्य घटाने के बाद भी लगभग 860 का है। पेट्रोल की कीमतें 2014 के मुकाबले 13 के मुकाबले देखी जाए तो लगातार बढ़ी हैं। रुपए 38 बढ़े हैं और घटाए 3, एक बार 2 रुपए। कम से कम जो बात मोदी सरकार की करता है, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, हम गोदी मीडिया नहीं कहना चाहते। हम कहना चाहते हैं वो पत्रकार जो मोदी की प्रशंसा में गीत गाते हैं, मोदी जी की बात कहते हैं। कई लोग सबाल्टर्न चलते हैं। हमारे लिए अगर मोदी जी ने पेट्रोल का रेट 5 रुपए कम कर दिया होता तो पत्रकार जगत उस बचे हुए पैसे से कम आधा कट चाय तो पी लेता। मोदी जी ने अपने प्रशंसा में लिखने वाले, राजनीति माहौल पर लगातार समीक्षा करने वाले लोगों के लिए मोदी जी ने कल 2 रुपए घटाए हैं। दिन भर में हम पत्रकार लोग 1 लीटर पेट्रोल चलाते हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर काश मोदी जी 5 रुपए घटा लेते तो कम से कम हम 1 कप चाय तो पी लेते। मित्रों, ऐसा सोचने का है, ये पत्रकारों को सोचने का विषय नहीं है। मोदी जी चाय की बात करते हैं और मोदी जी ने पेट्रोल पर 1 कप चाय के पैसे भी नहीं छोड़े। 2 रुपए में कहीं चाय नहीं मिलती। मोदी जी के जिस समय मोदी जी चाय बेचने की बात करते हैं, हो सकता है उस समय 50 पैसे की चाय मिलती है, और आज 5 रुपए में कट चाय मिलती है। मोदी जी कम से कम पत्रकारों का तो ख्याल कर लिया होता कि हम 1 कप चाय पी लेते। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।